हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 8 और इसका पार्ट नंबर आपका दूसरा है। अध्याय नंबर आपका 21 है। आज ये लास्ट ये आपका होगा वीडियो पिछले बैच का। आज के बाद ये बैच समाप्त हो जाएगा और ये यूनिट नंबर 8 का ये लास्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग आज देखेंगे लगभग 70 महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा के अधिगम के साधन, सीखने की योजना तथा आईसीटी के एकीकरण के बारे में, ठीक है। और इसी से संबंधित आज का ये क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यूनिट नंबर 8। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में जरूर से जरूर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का पहला सवाल है, देखिएगा आप लोग अपना कमेंट भी करते चलना है, जवाब भी देते चलना है। आज का पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल है कि कक्षा 4 में, है ना, कक्षा 4 की बातें हो रही है कि भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। जी हाँ, आप भी पढ़ाते होंगे बच्चों को तो चलचित्र का उपयोग करते होंगे। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है ना? चलचित्र का उपयोग हम लोग आखिर क्यों करते हैं? कह रहा कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखना, विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, या फिर उपयुक्त सभी। तो चलचित्र का जो हम लोग उपयोग करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग अपना कमेंट करिए, है ना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना, क्या होगा? तो विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चे हैं, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको रोचक तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। यानी कि आंसर नंबर हमारा ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा ये मकसद नहीं है कि विद्यार्थी को चलचित्र दिखाएं, हमारा ये मकसद है ना कि कैसे हम उस विषय को, उस टॉपिक को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सके क्लास में। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। बताइए, शिक्षण सहायक सामग्री का क्या लाभ है? इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? शिक्षण सहायक सामग्री का क्या लाभ है, इनमें से क्या होगा? तो इससे पाठ अधिक सरल हो जाता है, रोचक होता है और मनोरंजक बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए। इसके प्रयोग से बालकों के पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, ये भी सही है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, ये भी सही है। और यानी कि आंसर हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त सभी हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ऑप्शन में रहेगा एक से अधिक तो वो हमको टिक करना है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर, कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं, या फिर शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं, है ना, या फिर भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हैं, या उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों थर्ड का? तो 3 का यहाँ भी देखिए, जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण शैली में रोचकता आती है, ये भी ठीक है। भाषा संबंधी जो कठिनाई है वो दूर करता है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका सवाल नंबर 4। देखिए वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देना है, और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7857824310, ठीक है। कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्रियां बताइए, है ना। तो इससे संबंधित दोस्तों, इस चैप्टर से यूनिट नंबर 8 से आपको कम से कम एग्जाम में, है ना, एग्जाम में आपको 7 से 8 सवाल आपको पूछेगा, है ना, या फिर 10 भी पूछ सकता है, ठीक है। लगभग 10 सवाल आपको, 7, 8, 9, 10 सवाल आपको यूनिट नंबर 8 से क्वेश्चन पूछेगा। पिछले क्लास में भी हम 40-50 क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट करवाए थे। आज के सेशन में लगभग 70 सवाल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। और उसके अलावा भी अभी और भी टेस्ट होगी, जब न्यू बैच शुरू होगी ना, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्रियां विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होता है, बिल्कुल सही बात है, लाभकारी तो होता ही है ना।
और अध्यापक के लिए लाभकारी होता है, दोनों के लिए लाभकारी होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्री है विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए लाभकारी होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। कौन सा ऑप्शन में शिक्षक सहायक सामग्री नहीं है, विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र या प्रक्षेपक? क्या होगा 5 का? तो देखिए कंप्यूटर जो हमारा है दोस्तों, ये तो सहायक सामग्री है ना, इसके द्वारा हम लोग बच्चों को रोचक तरीके से बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। चित्र भी हो जाएगा, प्रक्षेपक भी हो जाएगा, लेकिन जो विज्ञान है ये तो एक विषय है ना, ये तो शिक्षक सहायक सामग्री में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि यहाँ पर काफी सवाल है और आज पूरा करना है 1 घंटे में। शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, है ना, हम लोग नाटक भी करवाते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से आपको ऑप्शन पढ़ना है और आपको जवाब देना है। ठीक है, नाटक विद्या से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। देखिए ऑप्शन ए सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए हम लोग नाटक का भी प्रयोग करते हैं, है ना, ताकि कोई भी जो विषय वस्तु है उसको रोचक तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर की, श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। अब देखिए श्रवण शिक्षक सहायक सामग्री कौन सा नहीं है, ये बताइए। रेडियो, भ्रमण, टेलीफोन, ग्रामोफोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेडियो तो श्रवण है, हम लोग सुनते हैं। टेलीफोन में भी आवाज आता है, ये भी सुनते हैं। ग्रामोफोन में भी आवाज आता है, ये भी होता है। लेकिन भ्रमण दोस्तों, ये कोई भ्रमण तो आपको श्रव्य नहीं है, ये दृश्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है, बताइए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कह रहा है कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है ना, कौन सी उपयोगिता है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है, या फिर अगला ऑप्शन है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा 8 का? देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछ रहा है, क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करिएगा। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों की जो उपयोगिता है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें जो है सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है ना। भाषा के लिए तो पुस्तक होना बहुत जरूरी, बिना पुस्तक के कैसे भाषा सीखी जा सकती है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी मत मार दीजिएगा, है ना, क्योंकि अधिकतर का ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाता है, सभी दिल रहता है तो एक से अधिक में, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, उसके बाद टिक करना है। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता कौन सी है दोस्तों भाषा शिक्षण के संदर्भ में? तो ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल सही बात है, पाठ्य पुस्तक तो मार्गदर्शन करती है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान कर सकता है। बिल्कुल सही बात है ना, पुस्तक से आप बिना टीचर के भी आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 से अधिक यानी कि उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 10 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर देखिए आपको दिया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है जहां आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, डीएलएड का, समान अध्ययन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर की, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए। अब भाषा की पाठ्य पुस्तक में दोस्तों कैसे पाठ रखे जाए? केवल व्यापारिक नियमों का अध्यास करावे, केवल शब्द जैसे ही आ जाएगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अत्यंत छोटे, ये भी गलत ऑप्शन है। सरल भाषा से युक्त होना चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक, दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। 11 नंबर है कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय है, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है।
क्या होगा 11 का, बताइएगा। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है। ठीक है, अध्यापन और अधिगम दोनों, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, आप लोग अपना अपना जवाब देते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, है ना। कैसा नहीं होना चाहिए, तो जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक दे, तो ये तो होना चाहिए, है कि नहीं। अगला है कि सुंदर तथा आकर्षक होगा, तभी तो वो बच्चों उससे सीखेंगे। बालक को विचलित करने वाला दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था, तो सी नंबर हो जाएगा आपका, विचलित करने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे कि गीत है, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। किसमें सहायक है दोस्तों, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जो है, गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये किसमें सहायक होता है। 13 का आंसर क्या होगा, है ना। भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में तो बिल्कुल गलत है। समय और श्रवण की बचत करने में नहीं, तो भाषा और साहित्य को समझने में इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है, सहायता ली जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, बताइए। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, तो व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। कंठस्थ करने वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा पहले ही, है ना। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, नहीं ये भी गलत है। अब बताइए कि बी और सी में कौन होगा, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, बताइए जल्दी से, है ना। तो बच्चों को आकलन भी नहीं करती है, भाषा विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको भी ना एग्जाम में क्या करना है, ऑप्शन छांटने के लिए आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन को काटते हुए चलना है, और लास्ट में जो ऑप्शन बचे उस पर हमें टिक करना है, गोला बनाना है। अगला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पाठ्य पुस्तक तैयार करना है दोस्तों भाषा का, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। कह रहा है पाठों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बिल्कुल गलत है। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऐसा भी नहीं है। ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथ ही बन सके, ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो, ये भी ठीक उतना नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल यहां से क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, बताइए। भाषा की कक्षा में दोस्तों, है ना, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो उपयोग है वो क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या फिर बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, ये भी नहीं है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बिल्कुल गलत है। देखिए यहां से बी और सी तो डी तो कट गया, और ए बच्चों का भाषा समाचार पत्र पत्रिकाओं प्रभाव पड़े भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां से आ जाएगा सही। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है दोस्तों, बताइए। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ाने के अवसर देना, बच्चों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय। क्या होगा दोस्तों, बाल साहित्य उपलब्ध कराने से जो लाभ है वो बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, है ना। मुख्य हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसे पाठ से रखे जाए, बताइए। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है ऐसे पाठ से रखे जाए, तो किस पाठ से रखा जाए, केवल व्यापारिक, तो ये तो गलत हो गया। देखो क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सरल भाषा से युक्त और बच्चों के परिवेश से जुड़े होना चाहिए, है ना। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अभी जो पीछे में आंसर बताए थे इसका हम सी नंबर बताए थे, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर नंबर जो डी दिया हुआ है ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका सी भी ठीक है, सरल भाषा भी होनी चाहिए और बच्चों के परिवेश से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से हम लेकर के चलेंगे, ऐसे सी भी सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है कि भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताइए, भाषा शिक्षण में कौन सी बिंदु जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, भाषाई अध्ययन, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं। तो परीक्षाएं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे कम पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो भाषाई अभ्यास, है ना, इसको दोस्तों सबसे कम इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, ये सभी किससे संबंधित पाठ होने चाहिए दोस्तों। 20 का आंसर क्या होगा, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में संबंधित पाठ जो होनी चाहिए संस्कृति से भी होनी चाहिए, साहित्य से भी, विज्ञान से भी, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए, आपका प्रश्न नंबर है 21 नंबर। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 to 8 की बात कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8, है ना। और भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्य रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये बताना है आपको। 21 नंबर ऑप्शन है, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्य विधाओं से पारंगत कराना। तो पारंगत कराना तो ठीक नहीं है ना। विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, या विभिन्न साहित्यिक विधाओं से प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना, पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्य रचना, है ना, तो इसके समावेश का मुख्य उद्देश्य है क्या है, ये बताना है आपको। इससे आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर आपका, ठीक है। 21 का सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, ठीक है, और पर्यावरण की पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य क्या है ये बताइए, है ना, रश्मि का क्या उद्देश्य है दोस्तों। तो बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग सा माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, नहीं, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। देखिए आंसर निकल गया, और अपने शिक्षण परिस्थिति सीखने को नहीं। सी नंबर देखिए आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए क्या कर रही है रश्मि जो है अपनी कक्षा को क्या कर रही है दोस्तों, बाहर मैदान में ले जा रही है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कर रही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि कक्षा 8, है ना, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है ना। साहित्य का बच्चों के लिए चयन करते समय दोस्तों आपका क्या जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, ये बताइएगा। 23 का क्या होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। 23 का क्या हो जाएगा, कक्षा के 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या सर्वाधिक जरूरी है, तो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसी अनुसार से दोस्तों, है ना, उसी अनुसार से हमें पाठ का चयन करना है, भाषा का चयन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 24 नंबर, कह रहा है कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है। बताइए, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य तो भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, या शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, या द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, या सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना दोस्तों, ये होता है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 कह रहा है कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, बताइए कोई भी भाषा पुस्तक कब सफल मानी जाएगी, ये सबसे सवाल है। तो ऑप्शन है कि वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाए, बनाए, ये भी सही है। वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, नहीं। बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, ये भी गलत है। बच्चों को केवल प्रसिद्ध, केवल आ गया तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 25 का। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। देख रहे ना ऑप्शन कैसे छट रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा आप गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन छाटने के लिए सीखिए। भाषा की कक्षा को एक समावेश कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है, बताइए, है ना। भाषा की कक्षा को क्या बनाया जा रहा है, समावेशी कक्षा, है ना। तो समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, या फिर पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं, ये भी गलत है। तो समावेशी बनाने के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम को कम किया जाए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, और ये नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप के लिए, आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में, जहां आपको दोस्तों इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये आपको बताया जाएगा, है ना। जो लोग भी व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा उसमें, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगा। प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कि 6 to 8 पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है, बताइए। सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री आपसे पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में। 27 का अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्यास पुस्तिका, ये आपको सर्वोपरि महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। सबसे कम और सबसे ज्यादा याद रखना है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, या समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश, ये भी नहीं है, भाषाई विविध छटाओं को समावेशन करना। देखिए बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है कि भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास करना ही सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, बताइए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, या फिर पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। डी नंबर आपका हो जाएगा कि भाषा को ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। तो भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों। तो बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। 30 का आंसर हो जाएगा बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, है ना। तभी इससे क्या हो सकता है, समावेशी वातावरण का निर्माण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31। कह रहा है कि पूनम जो है अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका मुख्य कारण क्या है ये बताना है ना। तो पूनम एक टीचर हैं और उन्होंने क्या कर रही है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कर रही है। तो प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। प्रमुख कारण क्या हो सकता है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करना, या सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, या सभी बच्चों को रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों को मनोरंजन करती है, क्या होगा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री
का प्रयोग करने का मतलब यही है कि बच्चों को क्या किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है ये बताना है, ठीक है। इसका निहितार्थ क्या है? तो ऑप्शन है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए, नहीं ये उचित नहीं है। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, रुचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, ये तो ठीक है ना। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकारी अवसर देना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसको आप ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा तभी जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे क्या करें, ये बताना है आपको, है ना। तो कक्षा 3 की शिक्षिका जो है दोस्तों अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर मतलब कि अलग भिन्न भिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि जो बच्चे हैं, है ना, विभिन्न बाल साहित्यों के नाम जान सके, तरह तरह की विद्याओं से परिचित हो सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके या बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। क्या होगा? यानी कि अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके, इसीलिए जो शिक्षिका हैं 3 की वो भिन्न भिन्न प्रकार की बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है कि किस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में अस्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है, बताइए, है ना। किस प्रकार की सोच का विकास दोस्तों बच्चों में अस्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है? तो 34 का हो जाएगा आपका अनुभव के आधार पर सोच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका प्रश्न नंबर है 35 नंबर। थोड़ा सा फास्ट चलना है कि सीखना जो है अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस विद्वान का है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कथन, किसका है? सीखना जो है अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन है भाई साहब आपका गेट्स का, है ना। ये कथन किसका है? गेट्स महोदय का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका, ठीक है। इनका है, गेट्स महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 36 नंबर। 36 कह रहा है दोस्तों कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, बताइए। अब गलत कथन इनमें से कौन सा है ना। तो गलत कथन का चयन क्या होगा? बच्चों के सीखने के संदर्भ में पूछ रहा है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना सोचना है, या फिर बी है कि सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं की आत्मसात कर सके। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। कला और कार्य समग्र सीखने के अवसर प्रदान करते हैं जो सौंदर्य बोध से पुष्ट होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। 36 का आपका आंसर हो जाएगा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना सोचना जो है ये गलत कथन का चयन है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिएगा, प्रश्न नंबर है 37 नंबर, इसका जवाब दीजिए। थर्टी 37 प्रश्न कह रहा है कि ऊशु बेल के सीखने के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। 37 नंबर प्रश्न है कि ऊशु बेल के सीखने के प्रकार में कौन सा सही नहीं है? अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना या प्रेक्षण सीखना। 37 का हो जाएगा आपका अभिग्रहण सीखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ओहो 37 नहीं दोस्तों, 37 का आंसर क्या होगा? ऊशु बेल के सीखने के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछ रहा है ना। अच्छा सही पूछ रहा है तो प्रेक्षण सीखना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, प्रेक्षण सीखना आपका, ठीक है। डी नंबर इसका सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है कि सीखने की किस विधि का प्रतिपादन वेंडूरा द्वारा किया गया था? तो वेंडूरा द्वारा
है ना, कौन से प्रतिपादन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। विवेचना विधि, प्रेक्षण द्वारा सीखना, पुनः निरीक्षण विधि या करके सीखना। देखिए हमारे द्वारा जो तैयारी हो रहा है ना, तो इसमें हम डीएलएड पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और डीएलएड पर आपको भी फोकस करना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। ऐसे तो समान अध्ययन सबका सही होता है ना, समान अध्ययन तो लगभग लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन डीएलएड नहीं पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा डीएलएड पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो ये जो बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आपको प्रेस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 38 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेक्षण द्वारा सीखना, है ना। वेंडूरा द्वारा किया गया जो था, है ना, किस विधि का प्रतिपादन किया गया था वेंडूरा? तो प्रेक्षण द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 38 का। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 सवाल कह रहा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है, बताइए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान किया जाए। तो सीखना समृद्ध हो सकता है दोस्तों, कैसे ये बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे की अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसका प्रक्रिया को सुगम बनाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर। 40 नंबर सवाल है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान की भूमिका निभानी चाहिए, बताइए। तो बच्चों के सीखने में माता पिता की क्या भूमिका होती है? नकारात्मक होती है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, नकारात्मक तो होगा ही नहीं। या गुणमुखी या सहानुभूति या तटस्थ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, तटस्थ भूमिका होती है आपका माता पिता का, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 नंबर सवाल है कि खाली स्थान को भरना है को अनुप्रेरित शिक्षण के लिए एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसको भाई विवेचित किया जाता है? 41 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है ना, इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। क्या होना चाहिए? एक महत्वपूर्ण, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो सी नंबर आपका हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की क्या कठिनाई उसको दूर किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर की विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण हो सकता है? भाई बहुत सारे बच्चे जो है ना लंचे में भाग जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या कारण है कि वो भाग जाते हैं? 43 का क्या होगा आपका? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है, या फिर विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति। 43 का क्या हो जाएगा? देखिए भाग जाने का जो कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए, आप एक अध्यापक है, आपके दृष्टि से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो 44 का आपका बिल्कुल जो होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं। भाई कुछ क्यों सीखेगा, सब सीखेगा, अधिकतर नहीं आएगा, प्रत्येक आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। सही बात है ना, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, है ना। इसकी जिज्ञासा को कैसे शांत किया जाए ये बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? है ना, तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, या जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। 45 का आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सबका है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है ना। जब बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो उसी समय उसकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि डांट के उसको बैठा देना चाहिए, है कि नहीं। अगला प्रश्न है 46 नंबर की। एक बच्चा जो है वो कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है? बताइए, एक कक्षा में दोस्तों, है ना, एक बच्चा जो है वो कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है ना, आप देखते होंगे
तो वह शरारती है या वह अधिक जिज्ञासु है या वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। 46 का हो जाएगा यानी कि वह अधिक जिज्ञासु बच्चा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 कह रहा है दोस्तों कि निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। बताइए, निम्न आर्थिक स्तर का जो प्रभाव है वो किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, या फिर उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या फिर जीवन यापन पर। 47 का हो जाएगा आपका सीखने की क्षमता पर दोस्तों इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न आर्थिक स्तर है ना, कोई बच्चे निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं तो सीखने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 सवाल कह रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बताइए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। 48 का क्या होगा? 48 का हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, है ना। बच्चे की रुचि बनाए रखना है दोस्तों, तो बच्चों को स्वयं गतिविधि में लगा दीजिए, वो उसमें रुचि लेने लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49 सवाल कह रहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन क्या है? किसका है ये कथन दोस्तों? ये सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, क्योंकि ये सब सवाल आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। तो सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये जो कथन है भाई, ये कथन है आपका स्किनर महोदय का। ठीक है, बीएफ स्किनर का आपका ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर की सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। बताइए, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो सीखने के प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? तो शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, ये भी ठीक है। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक, डी नंबर आपका, है कि नहीं। अगला प्रश्न है आपका 50 प्रश्न नंबर 51 नंबर। 51 सवाल कह रहा है दोस्तों कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। बताइए, कौन सी आवश्यक घटक यहाँ पर नहीं है सीखने की परिघटना में? तो अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो कौन आवश्यक घटक नहीं है ये बताना है। तो अधिगमकर्ता है, आंतरिक अवस्था भी है, प्रेरक भी है। शिक्षक दोस्तों नहीं होता, आवश्यक घटक में शिक्षक नहीं आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 52 नंबर। 52 सवाल कह रहा है कि बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बताइए, बच्चों में स्वयं अध्ययन क्षमता का विकास किया जा सकता है। कैसे आप कर सकते हैं स्वयं अध्ययन की क्षमता का विकास? 52 का क्या होगा? 52 का हो जाएगा कि महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, है ना, कि महान जो व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से पढ़ाई करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ताकि बच्चे भी, है ना, स्वयं अध्ययन की उसका विकास हो सके। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका अर्थ क्या है ना। फेल होता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, गलत बात है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरह से याद नहीं किया, भी गलत है। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देनी चाहिए, गलत है। व्यवस्था फेल है दोस्तों, आपके स्कूल में जो व्यवस्था है वो फेल है ना। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। 54 कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन नेतृत्व करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, या बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होगा? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि प्रायः, प्रश्न है दोस्तों कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है। तो शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां है ना, ये किसकी ओर संकेत कर रही है? तो ये कर रही है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर। ठीक है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर। 56 सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। बताइए, सीखने का क्षेत्र कौन सा है? व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? क्या होगा 56 का? तो आंसर हो जाएगा अनुभविक, जो है वो सीखने का क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर की वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं
उनके पास होता है। उनके पास क्या होता है ये बताना है। उनके पास निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार अभिविन्यास होता है, नैपुणता अभिविन्यास होता है, या फिर निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका कार्य परिहार अभिविन्यास होता है। यानी वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक क्षमता दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है ना। बच्चा कार्य करते समय क्या होने लगता है, उब रहा है, तो वो किस चीज का संकेत दे रहा है दोस्तों? वो संकेत क्या दे रहा है कि बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है? नहीं, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसीलिए बच्चा उब रहा है। वो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। 59 सवाल कह रहा है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? बताइए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन उपयुक्त है, ये बताइएगा। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यही तो आपका बिल्कुल सही है ना। यही सबसे आपका उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। बताइए, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से? 60 का हो जाएगा दोस्तों आपका तत्परता से, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 61 कि कौन निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? बताइए, शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है तो किससे नहीं मिलती है, ये बताइएगा। 61 का क्या होगा? तो अनुकरण से तो सहायता मिलती है, अभिप्रेरणा से भी मिलती है, पुरस्कार से भी मिलती है, बस्ता से नहीं मिलती है। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। 62 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। 62 का क्या हो जाएगा आपका? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक है इनमें से सभी हो जाएंगे। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको कहा जाता है सीखना। इसी को तो कहते हैं भैया सीखना, है कि नहीं? व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को ही तो सीखना कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 64 नंबर। 64 कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करोगे? है ना, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से होते हैं कि कुछ उलूर जुलूर बातें आपसे करेंगे, पूछेंगे, तो इस प्रकार के बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए भाई? तो 64 का आंसर क्या होगा? ना प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? नहीं, उसे डांटेंगे, ये तो काम करना ही नहीं है। उससे बातचीत करेंगे, है ना, उससे हम बातचीत करेंगे कि भाई काहे तू ऐसे डेली परेशान करता है ना, तुमको जो भी समस्या है वो जेन्युइन समस्या है वो रखो, है ना, उसका समाधान किया जाएगा, है कि नहीं? अगला प्रश्न देखिएगा 65 नंबर की बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है, ये बताइएगा। निस्सहायता का कारण कह रहा है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या फिर कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या फिर अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय। क्या होगा 65 का? 65 का हो जाएगा भाई साहब ये नंबर, यानी कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये निस्सहायता का कारण है। अगला है 66 नंबर कि निगमनात्मक तर्कना में शामिल कौन सा है? कौन सा शामिल है दोस्तों निगमनात्मक तर्कना में? 66 का क्या होगा आपका? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर तर्कना, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। क्या होगा 66 का? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना जो है ये निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 67 नंबर। 67 कह रहा है दोस्तों कि बच्चे, अब बच्चे के बारे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
कह रहा है कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी है कि खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी नंबर है कि निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को निष्क्रिय तो होगा नहीं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, ठीक है, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों एवं क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो डी नंबर हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों के बारे में, ठीक है, 67 का डी नंबर। और देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए भैया, तो सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर देना है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नोट्स वाला भी और ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला भी, दोनों मिल जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 68 नंबर। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, कौन सा कथन गलत है? तो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या फिर बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में, तो केवल वर्ड जैसे आवे उसको गलत कर देना, और गलत हमसे पूछ रहा था, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपको ऑप्शन छांटना है। और नेक्स्ट सवाल है आपका 69 नंबर कि बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, भी उचित नहीं है। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, और इसी से बच्चों में चरित्र का निर्माण ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, और उनके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 70 नंबर। 70 नंबर सवाल कह रहा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। बताइए, है ना? तो अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः प्रतिपादित नहीं करते। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर 70 का? जल्दी से बताना है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिसमें उन्होंने ग्रहण किया है। आंसर नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, तो टोटल 70 सवाल ही था दोस्तों यहाँ पर। ऐसा लगा ये टेस्ट आपको जरूर से जरूर बताना है। तो और प्रधान शिक्षक की न्यू बैच आपको कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, कल से रात्रि में 9 बजे से शुरू हो जाएगी। फटाफट आप लोग इसमें जुड़ जाइए। आपको समान अध्ययन और डीएलएड दोनों की क्लासेस चलेगी। ये नंबर आपको दिया गया है। जहां आपको जुड़ने के लिए दोस्तों थोड़ा सा चार्ज लगेगा। पीडीएफ नोट्स आपको सभी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वाला भी, सब्जेक्टिव वाला भी। तो ये आपका नंबर है फ़ोन पे, गूगल पे, जहां आपको ऑनलाइन पे करके ही जुड़ना होगा। और जो भी इस नंबर पर पे करेंगे 78 57 82 43 10, जो नए टीचर हैं उनको 399 लगेगा। जो पुराने टीचर हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं उनको मात्र 201 रुपीज़ पे करना होगा। और पे करने के बाद क्या करेंगे, तो इसी नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पे करके व्हाट्सएप कर देना है दोस्तों, है ना। व्हाट्सएप भी हमारा यही नंबर है, तभी आपको मटेरियल मिल पाएगा और आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास। और आप लोग सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर लीजिएगा। 10 तारीख तक डेट बढ़ गया है कि नहीं, आराम से फॉर्म भर लेना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो ये बताना है। जाते जाते आपको लाइक कर देना है, थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जो भी आपके मित्र होंगे, और उनको भी जोड़ने का प्रयास करना है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।